आज हिंदी में मानवीय वर्ग की हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 और 13 जो बोर्ड में आएंगे, जिसके अंतर्गत यहाँ लिखा हुआ है संधि, समास, प्रत्यय एवं विभक्ति। इसमें पहले नंबर पर 12 नंबर के क में संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, और तीनों के लिए एक एक नंबर निर्धारित है। इसके पहले आयादी संधि के चैप्टर में वीडियो में स्वर संधि पढ़ चुके हैं, इसलिए यहाँ व्यंजन और विसर्ग संधियों का उल्लेख है। व्यंजन संधि में पहली संधि है अस्तो सचुना सचु। अस्तो का मतलब है स और त वर्ग के पश्चात श या च वर्ग में से कोई आए तो स को श और त वर्ग को च वर्ग आदेश होता है। यहां देखिए उदाहरण में रामसधन श्रेते का जब संधि करेंगे तो स के बाद स आया है, इसलिए ये हो जाएगा रामश्रेते। इसी तरह से सत के बाद जन आया है तो ये हो जाएगा सज्जन, इसलिए कि त वर्ग जो है च वर्ग में अपने ग्रुप में तीसरे स्थान पर चला जाएगा तो सज्जन हो जाएगा। दूसरी संधि इसी में की है, जिसको स्थानाभाव के कारण नहीं लिखे हैं, उसमें यह तो है लेकिन अंडरस्टूड है, सटना सटू है। उसमें है कि इसी स या त वर्ग के बाद अगर स, जिसको आप पेटफरुआ से कहते हैं, या त वर्ग आए तो स और त का पेटफरुआ स और ट वर्ग हो जाता है। जैसे रामदंश से रामदंश षष्ठ बराबर रामष्ठ। यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट संधि और बहुत आसान तोरली, त का ल सतत धन लीन बराबर तल लीन, कि त के बाद अगर ल आएगा तो पहला वाला त ल हो में परिवर्तित हो जाएगा। इसी तरह से पद धन लव बराबर पल्लव। अब उसके बाद इसमें दूसरी संधि है, ये दो संधियों के साथ व्यंजन विसर्ग संधि आती है, जिसमें पहली संधि है विसर्जनीय से स, यानी विसर्ग के बाद कोई वर्ण आएगा तो विसर्ग को स हो जाएगा, आधा छोटा स होगा। और उसमें यहाँ उदाहरण दिया गया है हरिधन श्वेते, तो विसर्जनीय स सूत्र से विसर्ग का स होगा, और अस्तो सचुना सचु से फिर व्यंजन संधि होकर के ये हो जाएगा हरिश्वेते। उसी तरह से इताधन ततः में विसर्ग को स होगा तो हो जाएगा इतस्ततः। इतस्ततः हो जाएगा। और आगे आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, अतोरोर प्लुताद प्लुते। अतोरोर प्लुताद प्लुते, इसका दो उदाहरण हमने दिया है। शिवाधन अर्च्य बराबर शिवो अर्च्य, साधन अपी बराबर सोपी। ये संधियां कई स्टेज में यहां पर पहुंचेंगी, लेकिन आपको उन स्टेज का जिक्र नहीं करना है, बल्कि आपको आएगा शिवो अर्च्य का संधि विच्छेद है, उसमें एक ये रहेगा शिवाधन अर्च्य, बाकी रहेगा शिवसधन अर्च्य, शिवर्धन अर्च्य। आपको चुनना है सही क्या है। तो ये मूल जो दिया है विच्छेद करके यही विच्छेद बनेगा इसका। उसी तरह से साधन अपी, ये भी सो अपी दिया रहेगा कि सो अपी का संधि विच्छेद होगा, आपको लिखना होगा साधन अपी कि ये विसर्ग जो है वो सही है, क्योंकि ये बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। इसी तरह से 12 के ख में समास आएगा 2 नंबर का। और जो लोग पहले लाइव क्लास में पढ़ चुके हैं एक बार दोबारा देख लें वो, कि इसमें आपके 3 समास पढ़ना। अव्ययी भाव, इसका पहला पद अव्यय,
कर्मधारय समास जो विशेष्य और विशेषण या उपमेय और उपमान के मिलकर के बनाओ। तीसरा बहुब्रीहि समास जिसमें अन्य पद की प्रधानता हो। अब इसमें उदाहरण है आ जन्म, इसका विग्रह करेंगे तो जन्मना इति, सिंस बर्थ। उसी तरह यथा शक्तिम, शक्तिम अनत्क्रम्य इति, उपनगरम नगरस्थ समीपे इति। इस तरह से ये अव्ययी भाव समास के 3 उदाहरण विग्रह के साथ दिए गए हैं। उसी तरह से कृष्ण सर्प, जब विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा कृष्ण सर्प इति। और घन श्याम, घन यु श्याम, बादल जैसा श्याम। बहुब्रीहि समास में जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, बल्कि उसकी एक मीनिंग ली जाएगी कि ये किसको कहते हैं। उसका होगा लंबोदर, जिसका भी विग्रह होगा लंबा उदर जस्य साहिति। लंबोदर कहते हैं गणेश जी को, या लिखा गणेश। उसी तरह दशानन, दश आननान जस्य स इति रावण। तो इस तरह से आपके नंबर मिल जाएंगे पूरे संधि और समास के, थोड़े से ध्यान दे देने से, क्योंकि परीक्षा बहुत ही निकट है। आपको सूत्र रूप में समझना इसको। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 13 में 2 नंबर के 2 प्रश्न होंगे। 13 का होगा प्रत्यय और 13 ख होगा विभक्ति परिचय। प्रत्यय में लिखा यहाँ प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, एक कृत एक तद्धित। कृत प्रत्यय वर्ब में लगता है, तद्धित प्रत्यय नाउन में लगता है। कृत प्रत्यय में यहाँ 4 भेद दिए गए हैं और उनके चारों के 4 धातुओं के साथ 4 उदाहरण दिए गए हैं। और 1-2 को समझाने की भी कोशिश की गई है कि भू में कत प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये क का लोप हो जाएगा, भूता होगा, भूता होगा, भूतम भी होगा। ये भूता मैस्कुलिन होगा, भूता स्त्रीलिंग होगा और भूतम पुल्लिंग होगा। इसी तरह सबके होंगे, सभी धातुओं के। यहां देखिए क्रीधन, कत्वा प्रत्यय आधे का लोप हो गया, बन गया कृत्वा। तीसरे में देखिए तव्यत प्रत्यय है, गम है, तो गम से करेंगे तो गंतव्य, गंतव्य, गंतव्यम, कुछ भी आ सकता है उदाहरण में। लेकिन सब में प्रत्यय आपको तव्यत, कत्वा, कत और अन्यर ही लिखना है, जो मूल प्रत्यय ये हैं। उसके बाद यह पठधन अन्यर बराबर पठनीयम। ये पठनीया और पठनीय भी हो सकता है। मैस्कुलिन, पुल्लिंग और फेमिनिन के हिसाब से वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पर अपने जेंडर को डिपेंड करता है। तीसरे हिस्से, दूसरे हिस्से में तद्धित प्रत्यय है जो नाउन में लगता है। यह आपके कोर्स में 3 तरह के सिर्फ है, त्व, तल और मतु। आपको ध्यान ये देना है कि त्व प्रत्यय अपना नेचर नहीं बदलेगा, तल प्रत्यय ता हो जाता है, मतु प्रत्यय मान, मति और वानवती हो जाता है। वो कैसे? यहां दिखा है देवधनत्व, देवत्व, समधन तल, समता, क्योंकि तल का ता बनेगा, लेकिन समता अगर आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा, प्रत्यय पूछेगा क्या है तो आपको लिखना पड़ेगा कि तल प्रत्यय है। सुंदरता, उसमें भी ता आखिर में आया है, इसलिए तल प्रत्यय ही होगा। विशेषता, तल प्रत्यय होगा। तीसरे में गुण और मतु पर और आके साख अगर मतु प्रत्यय आएगा तो मान, वान और वती बनेगा, और ये उसके अलावा आएगा तो मान और मति बनेगा। कैसे? यहां गुण के साथ अ अकारांत है, मतु प्रत्यय लगा तो पुल्लिंग में गुणवान होगा, स्त्रीलिंग में गुणवती होगा। उसी तरह से श्री में मतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो श्रीमान और श्रीमती होगा। लेकिन याद रखिएगा, पेपर में आएगा श्रीमती तब भी, श्रीमान आएगा तब भी। दोनों स्थिति में अगर प्रत्यय पूछा जाएगा
तो आपको मतु प्रत्यय ही लिखना है। उसी तरह रूपवान रूपवती, उसमें मतु प्रत्यय ही आपको लिखना है, क्योंकि जेंडर आपको नहीं लिखना है। अंत में 13 का ख विभक्ति परिचय, जिसको हिंदी में कारक कहते हैं, ये भी 2 नंबर का आएगा, 2 सवाल। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव टाइप के, इसमें द्वितीया, चतुर्थी और षष्ठी सप्तमी 3 सूत्र सिर्फ हमने लिखा है समय अभाव में, लेकिन इन 3 में ही निश्चित रूप से आपको 2 नंबर मिल जाएगा। और सूत्र बहुत ही आसान है, सूत्र थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा। देखिए, द्वितीय विभक्ति का सूत्र ब्लैक बोर्ड पर लिखा आपके सामने, अभिता परिता समया निकषा हा प्रतियोगेपि। साफ साफ लाइन कर खींच करके, अंडरलाइन करके हमने लिख दिया है 1 2 3 4 5 6। इन 6 शब्दों के साथ अगर कोई शब्द आया उसमें अंडरलाइन किया है तो उसमें बिना सोचे समझे लिख दीजिए आप द्वितीय विभक्ति है। वैसे उदाहरण समझाने के लिए हमने एक उदाहरण भी लिख दिया है, विद्यालयम परितः उद्यानानि सन्ति। विद्यालय के चारों तरफ बाग हैं। अब ये परितः शब्द इसमें देखिए आया है, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति होगी। इसी तरह चतुर्थी विभक्ति कहां पर होगी, उसका सूत्र भी सामने लिखा आपके, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत योगाश्च। यहां भी 6 शब्द है, देख लीजिए, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसत, इनके योग में चतुर्थी होगी। और उदाहरण दिया हमने श्री शिवाय नमः, नमः शब्द आया इसलिए शिवाय में चतुर्थी विभक्ति होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति दोनों इसमें आती है एक ही साथ, एक ही सूत्र में। इसको आप अंग्रेजी के हिसाब से समझ लीजिए कि सुपरलेटिव फॉर्म में जब होगा तब ये दोनों में से कोई एक होगा। लिखा है यतश्च निर्धारणम, यानी जहां निर्धारण करना हो, निर्धारित करना हो कि सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो उसमें हमने 2 लिखा है, नदीषु गंगा पवित्रमा अस्ति, नदियों में गंगा सबसे पवित्र है। अब इसलिए ये नदीषु जो आया है ये सप्तमी विभक्ति है। यहां दूसरा उदाहरण लिखा, कवि नाम कालिदास श्रेष्ठ अस्ति, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। यहां कवि नाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, दोनों बहुवचन में आएगा। हमने आपकी आसानी के लिए कि परीक्षा के निकट देख करके यहां नोट में लिख दिया है कि यतश्च निर्धारणम सूत्र का प्रयोग जहां होगा वहां जिन शब्दों में अंडरलाइन होगा उनमें नाम या नाम अगर होगा, जैसे बालक शब्द का वो लिखेंगे तो बालका नाम होगा, राम का रूप लिखेंगे तो रामा नाम होगा। उसी तरह से ये षष्ठी विभक्ति तब हो जाएगी। आपको लिखना पड़ेगा, अगर इस तरह से आया है कवि नाम तो आपको लिखना पड़ेगा षष्ठी विभक्ति है इसमें। और यहां लिखा सप्तमी विभक्ति के लिए सु या सु, इन दोनों में, जैसे यहां लिखा है नदी नदीसु, बालक में होगा बालकेसु, रामेशु। इस तरह से आप इसकी पहचान कर सकते हैं कि इसमें जो दिया गया है उदाहरण उसमें सप्तमी विभक्ति है या षष्ठी विभक्ति। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। परीक्षा आपकी निकट है, परिश्रम खूब करें और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ दूसरों को भी शामिल करें। धन्यवाद।